नमस्कार। बिहार की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार बीपीएससी को लेकर के बिहार में कोहराम क्यों मचा हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि बीपीएससी के एग्जाम को लेकर के छात्र लगातार धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों की मांग है कि बीपीएससी का री एग्जाम होना चाहिए। दरअसल छात्रों का यह आरोप है कि बीपीएससी एग्जाम में अनियमितता हुई है, पेपर लीक हुआ है। वहीं बीपीएससी के द्वारा कहा गया है कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। दरअसल एक सेंटर पर पेपर ठीक ढंग से मुहैया नहीं कराया जा सका था और आधे घंटे लेट हुआ है, उसका री एग्जाम फिर से होगा। लेकिन छात्र भड़के हुए हैं। छात्र का साफ कहना है कि कोई सुनने वाला नहीं है। और दरअसल जब छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं तो विपक्ष भी उनके साथ आ खड़ा हुआ है। अब विपक्ष जब साथ आया है तो कहा यह जा रहा है कि मामले का राजनीतिकरण किया जा रहा है। कल प्रशांत किशोर भी लगातार छात्रों के साथ खड़े थे। माहौल इस कदर बिगड़ गया कि प्रशांत किशोर पर आरोप लगने लगा कि प्रशांत किशोर ने छात्रों के आंदोलन को उग्र किया और जब पुलिस लाठी डंडे बरसाने लगी तो प्रशांत किशोर खुद गायब हो गए। वहीं फिर आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव पहुंचे और तेजस्वी यादव ने आरोप लगा दिया कि बीजेपी की बी टीम पूरे आंदोलन को हाईजैक करना चाह रही थी और आपको यह बता दें कि वो आंदोलन खत्म करवाना चाह रही थी। दरअसल क्या है पूरा मसला, ये हम समझने का प्रयास करेंगे। और जिस तरीके से आज ट्रेनें रोकी जा रही हैं, लेफ्ट और आरजेडी जगह जगह पर ट्रेन को रोक रही हैं। पप्पू यादव राज्यपाल से मिल चुके हैं और री एग्जाम की मांग कर चुके हैं। सवाल गंभीर होता जा रहा है और छात्र आंदोलन को वापस लेने को तैयार नहीं है। दरअसल छात्रों की मांग है कि फिर से एग्जाम होना चाहिए, तभी छात्रों के साथ न्याय हो सकेगा। तो आइए पहले आपको सुनाते हैं कि क्या कुछ कहा जा रहा है, उसके बाद हम शुरू करेंगे चर्चा। क्या नाम भैया? नाम से मतलब नहीं है सर। जरूरत से ज्यादा होशियार बनोगे। होशियार बनने की सुनो पहले बात। डरा रहे हैं क्या सर? नहीं सर, डरा रहे हैं क्या? हल्ला नहीं क्या आप छात्र को? गो बैक, 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 गो बैक। सर पिटवा दिया तो आप क्या के लिए आए? बीपीएससी के चेयरमैन ने कहा कि कोई डेलीगेट आ रहा है। मैंने कहा कौन डेलीगेट? ये कौन फिर फ्रॉड किशोर आ रहा है? इतना बड़ा गुंडा मैंने दुनिया में नहीं देखा। मसल पावर। ये एक तो इस आंदोलन को बेच दिया पैसा लेकर के, इन्होंने भी पैसा लेके बेचा, बच्चों का इस्तेमाल कर लिया और रात में 3 बजे जाकर के गुंडागर्दी बच्चों के साथ किया, गाली गलौज की। कहता है तुमको तो कम्बल दिए, तुम्हारी औकात क्या है? तुम कौन है नेताजी? साले तुम कौन है नया नेता? इसको 4 दिन नेतागिरी करने नहीं हुआ है। ये हमारे बच्चों को कौन नेता कह रहा है? हिजरा है ये लोग जो राज्य छात्रों को इस्तेमाल करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, छात्रों को धमकाते हैं। हम नहीं कह रहे, छात्र बोल रहे हैं। केस करवा दिया और इस आंदोलन को बेचा। बीपीएससी अभ्यर्थियों की भावना को भड़काने का राजनीतिक गुनाहगार कोई है तो माननीय प्रशांत किशोर जी हैं और ये राजनीति के भगोड़ा है। छात्रों को आंदोलन के लिए उकसा दिया और खुद फरार हो गए। आंदोलन पर इनका कोई नियंत्रण नहीं है। इनको यह भी अधिकार नहीं था कि प्रतिनिधिमंडल चीफ सेक्रेटरी से मिलना है, वो नाम तय करने का भी। तो मान न मान मैं तेरा मेहमान। और उन अभ्यर्थियों के साथ क्या हुआ? अब वो अभ्यर्थी हैं नहीं है, एप्लीकेंट थे एग्जाम के नहीं थे, लेकिन वो छात्र तो हैं, नौजवान तो हैं। लेकिन सरकार ने नया फॉर्मूला निकाला कि सरकार की बी टीम, बीजेपी की बी टीम, कुछ जो राजनीतिक दुकानदारी करते हैं उन लोगों को आगे खड़ा किया गया और गांधी मैदान आंदोलन को ले जाना पड़ा। और जब पिटाई हो रही थी तो कुछ लोग कह रहे थे कि हम सबसे आगे खड़े रहेंगे, सबसे पहले वही भाग खड़े हुए। यह आंदोलन को खत्म करने की साजिश है। हम कई बार इस बात को बोल रहे हैं। हम कोई राजनीति यहां करने नहीं आने। राजनीति करना होता तो हम भी गांधी मैदान में आप लोगों को आह्वान करके अपनी राजनीति को चमकाने का काम करते हैं।
लेकिन आज जो गर्दनी गांधी मैदान में जिस हिसाब से पिटाई हुई है, कोई परमिशन नहीं था वहां आंदोलन करने का। वो इलाका आंदोलन करने का नहीं है, गर्दनीबाग स्थल है। भटकाया गया लोगों को ताकि एफआईआर हो उन छात्रों पे, और एफआईआर अगर होगी तो आप समझ जाइए कि आपको जेल जाना पड़ेगा, आपको नौकरी नहीं मिलेगी, आप एग्जाम में नहीं बैठ सकते। तो ये देखिए तेजस्वी यादव किस तरीके से कह रहे हैं कि बीजेपी की बी टीम। क्लियर कट तेजस्वी यादव प्रशांत किशोर को सवालों के घेरे में ले रहे हैं और कह रहे हैं कि कैसे उनको भटकाया गया, गांधी मैदान ले जाया गया। पप्पू यादव की बात आपने सुनी कि किस तरीके से पप्पू यादव प्रशांत किशोर के खिलाफ आक्रामक थे। क्या प्रशांत किशोर आंदोलन को भटका रहे हैं या प्रशांत किशोर छात्र द्वारा उपजे हुए इस आंदोलन में जोरदार हिस्सेदारी चाहते हैं? दरअसल इस पूरे मामले का राजनीतिकरण क्यों हो रहा है? और सवाल यह भी उठता है कि छात्र जब इतने दिनों से सड़क पर उतरे हुए हैं तो उनकी आवाज क्यों नहीं सुनी जा रही? जब छात्र ने मांग की थी कि किस तरीके से एक सेंटर पर अनियमितता बरती गई है, तो हमने यह भी देखा था कि डीएम साहब ने थप्पड़ जड़ दिया था। आखिरकार सवाल यह उठता है कि क्या सत्ता में बैठे लोग कुछ सुन नहीं पा रहे हैं? सवाल यह उठता है कि क्या उन तक बात पहुंच नहीं पा रही है? सवाल यह उठता है कि क्या छात्र आंदोलन के नाम पर कुछ नेता लोग राजनीति कर रहे हैं? कई सवाल हैं जिनका जवाब हम जानना चाहेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ मनोज कुमार बैथा, प्रवक्ता जन स्वराज हैं। हमारे साथ अरविंद निषाद, प्रवक्ता जेडीयू हैं। हमारे साथ प्रवक्ता आरजेडी भी हैं, जयंत जिज्ञासु, और साथ ही साथ रोशन कुमार भी जुड़े हैं, छात्र नेता। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। रोशन, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। कल जिस तरीके से घटना घटी है, क्या आपको लग रहा है कि आप लोग अपनी मांग पर अड़े हुए हैं, मांगों को लेकर के बैठे हुए हैं, लेकिन कुछ राजनेता इसमें राजनीति करने पहुंच जा रहे हैं और आपका जो प्रोटेस्ट है वो स्कटल हो रहा है, उसके कई तरह के मायने निकाले जा रहे हैं? जी 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 सर, ये तो देखा ही ये तो स्पष्ट दिख रहा है ना कि प्रशांत किशोर जी खुलेआम बोल रहे थे कि हम छात्रों के साथ हैं और जब लाठी चलेगी तो पहली लाठी मुझे पड़ेगी। लेकिन जब लाठी पड़ा तो उससे पहले वो साजिश के तहत भाग गए थे। तो प्रशांत किशोर जी से भी हम अनुरोध करेंगे, विनती करेंगे कि इस तरह की घटिया राजनीति न करें। अगर सीने में दम नहीं है ना, लाठी खाने का दम नहीं है, तो आंदोलन में ना आए और छात्रों को इस तरह से बरगलाए नहीं। वहां से गर्दनीबाग से बुला लिए गांधी मैदान, और जब लाठी चला तो छात्रों को मार खाते छोड़ करके, और ठंडी में जो है सो पानी का फुहारा छात्रों पे पड़ रहा है, वो कहाँ गायब हो गए? बताइए। अगर उन्हें ऐसा करना था तो वो नहीं बुलाते। हम लोग अपने तरीका से हम अपने मांग मनवा लेते सरकार से, अपना आंदोलन कर रहे थे हम अपने तरीका से। ये अपना राजनीतिक रोटी सेकने के लिए छात्रों को गांधी मैदान बुलाया और गांधी मैदान बुला करके पिटवा दिया वहां पे। नहीं रोशन, आप ये बताइए कि जब ये आपकी मांग है और इसमें पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए, आप अपने जेन्युइन मांग पर अड़े हुए हैं, तो किसी राजनेता का समर्थन क्यों चाहिए आपको? आप क्यों बरगला दिए जाते हैं? सवाल ये उठता है कि कल आपके प्रोटेस्ट का फायदा कोई भी दल लेना चाहेगा, क्योंकि इतना बड़ा छात्रों का आंदोलन है, छात्रों का हुजूम है। अगर कोई नेता आकर के अपनी राजनीति चमकाना चाह रहा है तो आप उन लोगों को इन्वॉल्व क्यों करते हैं? देखिए सर, ये होता क्या है ना कि ये छात्रों का आंदोलन है, किसी बड़े राजनीतिक का या किसी बड़े संगठन का आंदोलन नहीं है। तो छात्रों में ये होता है ना कि वो आकर के जिस तरीका से छात्रों को समझाते हैं, जिस तरीका से छात्रों को बताते हैं, तो छात्रों को लगता है कि हमारे हित का बात कर रहे हैं। लेकिन बाद में पता चलता है कि ये लोग अपना राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं कि हमारे हित के लिए कह रहे हैं, हमारे हित के लिए ये आए हैं। लेकिन बाद में पता चलता है कि ये लोग आकर के अपने राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। चलिए, आप कह रहे हैं, आप सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं। मेरे साथ मनोज कुमार बैथा जी भी हैं, प्रवक्ता जन स्वराज पार्टी। मनोज जी, बड़ा गंभीर आरोप है। सवाल यह उठता है कि आप साथ देने पहुंचे थे और साथ की जब सही में जरूरत थी तो आप भाग खड़े हुए। आरजेडी के बड़े नेता, इनफैक्ट आप समझ लीजिए कि आरजेडी के सर्वोपरि नेता अगर हम कहें,
तो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि ये बीजेपी की भी टीम है, आप बरगला रहे हैं। गर्दनी बाग में ये प्रोटेस्ट चल रहा था, आप एक सोची समझी रणनीति के तहत गांधी मैदान ले आए। बेचारे को लाठी भी पड़ी, ठंड में पानी भी उन पर बरसाया गया, काफी यातनाएं झेलनी पड़ी, और उस समय आपके नेता भाग लिए। देखिए, नेता भागे नहीं है, हम लोग जन स्वराज के लोग वहां गए थे और जन स्वराज शुरू से ही शिक्षा पर जोर देती आ रही है। शिक्षा, शिक्षक और स्टूडेंट्स, हम चाहते हैं कि यहाँ पे शिक्षा बेहतर हो, 3 साल की डिग्री 6 साल में ना हो, बीपीएससी की एग्जाम भरपूर तरीके से हो। हमारे नेता पहले से ही कहते आ रहे हैं कि हम आंदोलनों में विश्वास नहीं रखते। 8-9 दिन हम लोगों ने इंतजार किया, सोनू यादव जी का वहां पे निधन हो गया, उसके बाद भी हम लोग कहे कि चलिए भाई, अगर जो भी गवर्नमेंट आ नहीं रही है, क्यों नहीं आ रही, चलिए बात पूछते हैं। स्टूडेंट जो भी यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम उनके साथ हैं, क्योंकि हम भी स्टूडेंट रह चुके हैं, स्टूडेंट के थ्रू ही गए हैं, एग्जाम के थ्रू ही जो भी बने हैं। तो हम चाहते हैं कि स्टूडेंट को न्याय मिले, और यही तो मांग कर रहे हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई आ करके स्टूडेंट से बात क्यों नहीं कर रहा है। जो उनकी मांग जायज है कि ये एग्जामिनेशन होना चाहिए। देखिए बैठा जी, मैं सीधा सवाल करूं, आप जो मांग कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन सवाल यह है कि गर्दनी बाग से आप गांधी मैदान बुलाते हैं, और जब पुलिस की लाठी पड़ने लगती है तो आपके नेता भाग खड़े होते हैं। आखिरकार जब गांधी मैदान के लिए परमिशन नहीं था तो आप गांधी मैदान लेकर के क्यों आए, और आपने छात्रों को भड़काया क्यों? आप पर यह आरोप है। और जब लाठी खाने की बारी आई तो आप गायब हो गए। बेचारे छात्र लाठी खाते रहे, कई लोग घायल हो गए, कई लोग पीएमसीएच में भर्ती हैं। तो सवाल आप पर तेजस्वी यादव भी खड़े कर रहे हैं, सवाल आप पर पप्पू यादव भी उठा रहे हैं, सवाल आपके साथ बैठे हुए छात्र नेता रोशन कुमार भी उठा रहे हैं कि आपने जो वादा किया था उस वादे पे कहीं खड़े नहीं उतरे, आपने पॉलिटिसाइज किया और फिर भाग खड़े हुए। नहीं, पॉलिटिसाइज यहाँ पे कोई बात ही नहीं हो रही है। हम स्टूडेंट के साथ हैं और सब पे एफआईआर हुई है। आपको पता होगा, आनंद मिश्रा से लेकर के हमारे जो मनोज भारती अध्यक्ष वो हैं, ललन सिंह जी हैं, या स्वयं हमारे सूत्रधार प्रशांत किशोर, सब पे एफआईआर हुआ। जन स्वराज के लोग थे, उन पे भी पानियां आई, लाठियां बरसी। ऐसा नहीं है कि हम लोग छोड़ के भाग गए, उसमें इतना भगदड़ मच गया तो कौन कहाँ गया, उसके बाद से ये नोटिफाई किया जा रहा है कि भाग जाए। आज भी हम स्टूडेंट के मुद्दों को लेकर के बिल्कुल स्पष्ट है। जब ये मुद्दा नहीं चल रहा था, जब बीपीएससी एग्जाम रद्द नहीं हुआ, एग्जाम में तो प्रॉब्लम नहीं हुआ, तब भी हम बात कर रहे थे कि बीपीएससी एग्जाम ढंग से नहीं कराती है, पेपर लीक होते हैं, उसके हम साथ में हैं। जब स्टूडेंट को न्याय नहीं मिला उसके तब हम वहां पे गए। आज भी हम उनके साथ हैं, हम कुछ को बरगा नहीं रहे हैं। बिल्कुल हमारी नीति और नियत बिल्कुल स्पष्ट है छात्रों के प्रति। चलिए, आपकी नियत और नीति स्पष्ट है। अगर वाकई स्पष्ट है तो हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता भी बैठे हैं और सबका जवाब मैं जेडीयू के प्रवक्ता से भी लूंगा। जयंत जिज्ञासु जी, ये जन स्वराज पार्टी कह रही है कि उनकी नियत और नीति दोनों स्पष्ट है। आपकी नियत और नीति स्पष्ट है क्या? क्योंकि एक तरफ आप नीतीश कुमार को वेलकम करते हैं कि आ जाइए सरकार में, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि नीतीश कुमार की सरकार के कानों जू तक नहीं रेंग रहा। आखिरकार सरकार निकम्मी हो चुकी है, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट चला रहे हैं, नीतीश कुमार कॉम्पिटेंट नहीं है, शिथिल पड़ चुके हैं, टायर्ड हो चुके हैं, पता नहीं तरह तरह की बातें कर रहे हैं। आखिरकार आपकी नीति क्या है और आपका नियत क्या है? इतने ताज्जुब की बात है कि सरकार की नियत और सरकार की नीति पर चर्चा होनी थी, तो आप हमसे पूछ रहे हैं कि प्रशांत किशोर की नियत क्या है और उस पर आपका क्या कहना। हमको क्या लेना देना उनकी क्या नियत है? बदनीयत है कि नियत में खोट है? हम पूरी दुनिया देख रही है कि यहाँ छात्रों की, अभ्यर्थियों की दुर्गति हो रही है इस कड़ाके की ठंड में, और हमारे मुख्यमंत्री जी प्रगति यात्रा पर निकल रहे हैं। इस तरह से तो तरक्की, उन्नति और प्रगति बिहार की नहीं हो सकती जब छात्र शक्ति ही इस तरह से पानी और गंदे पानी, नाली के पानी के टैंकर से उनको कड़ाके की ठंड में इस तरह से प्रताड़ित किया जाए। नहीं, मेरा सवाल का जो संदर्भ है वो मैं कहना चाह रहा हूं। अभी बड़ी तेज बात चली कि नीतीश कुमार पलटी मारने वाले हैं।
भाई वीरेंद्र ने वेलकम किया इस छात्र आंदोलन के बीच में ही। एक तरफ आप नीतीश कुमार को वेलकम कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप नीतीश कुमार को कोस भी रहे हैं। आखिरकार आपकी नीति और नीयत क्या है? क्या फिर से नीतीश के साथ जाएंगे तो छात्रों के साथ आंदोलन में खड़े रहेंगे क्या? ये मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। देखिए, अब आज के आपके डिबेट का कोर क्या है कि अभ्यर्थियों पर हम बात करें। जहां तक नीतीश कुमार जी आते हैं, जाते हैं, क्या करते हैं, नहीं करते हैं, ये सब बहुत नॉन इशू हो चुका है। और उस पर जो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने कई बार कह दिया है, और जो हमारी पार्टी के सर्वमान्य और सर्वप्रिय नेता हैं तेजस्वी जी, उन्होंने भी कई बार स्पष्ट कर दिया था। इसमें कहाँ शक व शुबा की कोई गुंजाइश है। हाँ, नए साल में हम जरूर चाहते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से तंदुरुस्त रहें, सरकार को ठीक से चला सकें। ये सारी दुआएं हमारी उनके साथ हमेशा से रही है। वो बड़े हैं, उनका लिहाज है। लेकिन मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि ये एक केंद्र पर जो है आप कैंसिल कर रहे हैं परीक्षा को, क्या यह कोई वैज्ञानिक तौर तरीके से किया गया समाधान है? तकनीक के जमाने में ऐसा संभव है क्या कि एक जगह कहीं आपत्ति हुई तो आप उसको कैंसिल करें और बाकी जगह के अभ्यर्थी उससे अप्रभावित रहें? बिल्कुल बेकार की बात है ये। दूसरा, सरकार इसके जरिए एक नॉर्मलाइजेशन का बहाना ढूंढ रही है, और नॉर्मलाइजेशन को लेकर पारदर्शिता कभी हो नहीं सकती, और अभ्यर्थी उसको लेकर सहमत नहीं, ना हमारी पार्टी सहमत है इस बात को लेकर। तीसरी बात कि परीक्षा के पहले ये यूट्यूबर्स और कोचिंग संस्थानों से वार्ता करने की कौन सी बाध्यता बीपीएससी को है? क्यों ऐसा, उसको पार्टी क्यों बनाया गया है? और कौन लोग हैं जो पिछले दरवाजे से गलत तरीके से कुछ लोगों को लाभ पहुंचाना चाहते हैं? कोचिंग माफियाओं से क्या साठगांठ है? ये सारी परतें जब उधरेंगी तो बहुत लोग बेनकाब हो जाएंगे। अभी फौरी तौर पर हमारी सीधी, सरल, स्पष्ट मांग है हमारे नेता की, हमारी पार्टी की, और अभ्यर्थियों के साथ हम उनके इस दुख दर्द में और मांग के साथ खड़े हैं कि पूरे परीक्षा को आप रद्द करें, उस परीक्षा को पुनर्आयोजित कराएं, क्योंकि ये बहुत ही दाग लग चुका है 17वीं बीपीएससी पर। अब किसी को भरोसा नहीं है, तो किसी एक के साथ जो है अन्याय नहीं हो, हर अभ्यर्थी को इंसाफ मिले, यही हमारी मांग है। और इसलिए हम पूरी तरह से इस बात को इंश्योर करते हैं कि हमारी पार्टी न किसी को उकसाने, न किसी को बरगलाने, उनका अपना विवेक है। अभ्यर्थी जो कल को एसडीएम बनेंगे, कल को जो है एसडीपीओ बनेंगे, वही लोग बीडीओ सीओ बनेंगे, और उनके पास अपना कोई बुद्धि विवेक नहीं है क्या? कैसी बातें कर रहे हैं? हम क्यों बार बार कह रहे हैं बच्चे और ये ऐसे वैसे? और ये बहुत ही प्रबंधक किस्म के लोग हैं, इनको पता नहीं है, नया नया मुल्ला ज्यादा प्याज खाता है। ठीक तो कहा हमारे नेता ने कि भाई वहां प्रदर्शन के लिए सरकार ने एक जगह चिन्हित कर रखा है। हालांकि उस समय भी हम लोगों ने इसका प्रतिकार किया कि भाई आर ब्लॉक के आसपास जहां कहीं भी प्रदर्शन होते थे, गर्दनीबाग में आप मच्छर कटवाते हैं, उन तमाम लोगों को, वो प्रदर्शन की जगह है। एक संस्मरण आप सुन लीजिए, जो नीतीश जी के थोड़े निकटस्थ रहे थे, प्रेम कुमार मणि जी, उनका सम्मान है, साहित्यकार हैं, सब कुछ अलग अलग तरीके से अपनी बात करते हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश जी ने एक रोज कहा कि प्रेम मणि जी, आप तो जानते हैं कि हमारा शरीर कितना नाजुक है, अब इस शरीर पर लाठी डंडे पड़े और इस पर जो है कोई आघात हो तो हम झेल पाएंगे क्या? अब इतने संवेदनशील व्यक्ति, छात्र आंदोलन से निकले व्यक्ति, अगर उनको ये नहीं खबर है कि उनके राजपाट में उन अभ्यर्थियों जिनका कोई दोष नहीं है, उन पर इस तरह से पानी की बौछार की जा रही है, तो मैं समझता हूं कि सरकार के मुखिया को हर चीज पर ध्यान और नजर रखना चाहिए और फौरन इसका निपटारा किया जाना चाहिए। बिल्कुल, यही सबकी मांग है और ये यथोचित मांग है, इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आपने अपनी बात रख दी। अरविंद निषाद जी, चारों तरफ से मांगे उठ रही है, आप कुछ सुन क्यों नहीं रहे? आपकी पार्टी सुन क्यों नहीं रही है? सरकार में हैं आप। अगर हम आज आपको बता दें, समस्तीपुर, दरभंगा, बेगूसराय, आरा, बक्सर, सिवान, बेतिया, इन तमाम जगहों पर प्रदर्शन हो रहा है और आप कह रहे हैं आंदोलन को भड़काया जा रहा है। छात्र कैपिटल सिटी में, राज्य की राजधानी में सड़कों पर हैं, उनके ऊपर लाठियां बरसाई जा रही है, रात में पानी के बौछार से उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है।
अब ये बताइए कि बात करने के लिए चीफ सेक्रेटरी हैं, तमाम लोग हैं जिनके पास जाकर के वो अपनी मांगे भी रख रहे हैं, लेकिन आपके कान पर जू तक नहीं रेंग रहा है। क्या आप ये मानते हैं कि ये आंदोलन कुछ नेताओं ने हाईजैक कर लिया है, या जो छात्रों की जेन्युइन मांग है उसको लेकर के आप इतने रिजिड क्यों हैं? पंकज जी, बहुत ही धैर्यपूर्वक आपका सवाल भी सुना और सभी पैनलिस्ट का भी मैंने वक्तव्य सुना है, और सभी पैनलिस्ट से भी आग्रह होगा कि हमने किसी के बीच में रोक नहीं, आप बोलिए, यहाँ कोई, आप एकदम बोलिए, बिंदास बोलिए, कोई बीच में आपको इंटरप्ट नहीं करेगा। हाँ, नहीं, ठीक है, धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं एक एक करके मैं जवाब देना चाहूंगा कि भाई, आज से कुछ वर्ष पूर्व माननीय तेजस्वी यादव जी पटना के डाक बंगला चौराहे पर प्रदर्शन में शामिल होने के लिए वो आए थे। वह प्रदर्शन युवा राष्ट्रीय जनता दल और छात्र जनता दल, राष्ट्रीय छात्र जनता दल की ओर से आयोजित किया गया था, और उस प्रदर्शन में शामिल होने के पूर्व अपनी निजी गाड़ी, जिस गाड़ी से तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव आए थे, उसमें वो हेलमेट पहने हुए थे। ये अभी बोल रहे थे हमारे भाई राजद के, हेलमेट पहन करके आए थे। कोई भी इतिहास, चारित्रिक और राजनीतिक इतिहास नहीं है आरजेडी दोनों नेता पुत्र का कि कोई आंदोलन में शरीक होकर के किसी आंदोलन को लीड किया हो, किसी आंदोलन को नेतृत्व करते हुए अंजाम तक पहुंचाया हो। वहीं नए नवेले नेता से लीडर बनने के लिए आतुर, नेता से लीडर बनने के लिए आतुर भाई पीके जी, जो राजनैतिक रूप से सौदेबाजी करते हैं, जिस प्रकार से उन्होंने छात्रों को आगे करके छात्रों को भड़काने का काम किया, और उनका एक फ्रॉडिज्म का वीडियो भी सामने पब्लिक डोमेन में आ गया। वह पब्लिक डोमेन में आया हुआ वीडियो छात्रों के बीच आज चल रहा है, कुछ एक मीडिया संस्थानों में भी चल रहा है। तो इनके बारे में ज्यादा कुछ कहने की, बताने की आवश्यकता नहीं है। वहीं दूसरी ओर पार्टी बनाते समय प्रशांत किशोर जी ने घोषणा किया था कि हमारी पार्टी को धरना, प्रदर्शन, सत्याग्रह इत्यादि की आवश्यकता नहीं है, इसलिए हमारी पार्टी चुनाव में जाएगी और बिहार के 12 करोड़ लोगों को भाग्य बदलने के लिए, तस्वीर बदलने के लिए, तकदीर बदलने के लिए हमारी पार्टी का उदय हुआ है। लेकिन आज वो छात्रों को भड़का रहे हैं, और छात्रों को आगे करके स्वयं जब लाठी खाने की बात आती है तो पीछे निकल जाते हैं और छात्रों के बीच जाते हैं, दादागिरी करते हैं कि मेरे ही कंबल से तुम अपनी जारा बचा रहे हो और हम ही को तुम धौंस दिखा रहे हो। पर ये नौबत क्यों आई? ये नौबत क्यों आई? सरकार तो आपकी है ना, सरकार तो आपकी है ना, ये नौबत क्यों आ रही है? और दूसरा क्या आपको नहीं लगा कि डीएम जिस तरीके से सड़क पर, खुले सड़क पर थप्पड़ मारते हैं और जिसकी चर्चा तमाम सियासी पार्टियां करती है, पटना से लेकर के दिल्ली तक वो विजुअल घूमता रहता है, आपको नहीं लगता कि सरकार में अफसर बेलगाम हो चुके हैं? क्या छात्रों को इस तरह का ट्रीटमेंट देना जायज है? क्या वहां छात्र जो एग्जाम देने आए थे वो पिटने के अधिकारी हैं कि आप उन्हें थप्पड़ से मारिए? वैसे छात्र जो कल एसडीएम बनेंगे, कल सीओ बनेंगे, कल वीडियो बनेंगे, आपको नहीं लगता कि सरकार की तरफ से कहीं ना कहीं ये कैजुअल अप्रोच निश्चित तौर पर छात्रों के आंदोलन को तेज कर रहा है, उग्र बना रहा है, और सरकार की तरफ से कोई इनसे बात करने जा नहीं रहा है? पंकज जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बीपीएससी के 70वीं परीक्षा में शामिल हुए सभी तमाम छात्रों को मैं हाथ जोड़ करके विनती करता हूं कि अपना भविष्य कुछ एक लोगों के चक्कर में बर्बाद नहीं करें। अभी से 2 महीना पूर्व आंध्र प्रदेश की सरकार ने बीपीएससी के कार्य संचालन, परीक्षा फल और परीक्षा संचालन की प्रक्रिया को समझने के लिए अपना टीम भेजी थी। पटना के सभी अखबारों में उस भ्रमण करने वाले टीम का नाम सहित सभी लोगों का परिचय छपा था, और बीपीएससी ने उन लोगों को
जो अपना अनुभव था, जो साझा किया था, उसके बारे में भी चर्चाएं छपी थी। एक दूसरी बात, बिहार सरकार की ओर से गरीब तबके के छात्रों के लिए सरकारी स्तर पर मुफ्त में बीपीएससी यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी के लिए कोचिंग का संचालन कर रही है। बड़ी संख्या में वैसे लोग परीक्षा में शामिल हो रहे हैं और वह जब परीक्षा फल का प्रकाशन होगा तो उसमें उनका चयन होगा। इसलिए कुछ कोचिंग संचालक इस परीक्षा में इस बीपीएससी के परीक्षार्थियों के बीच अपनी राजनीति चमकाने के लिए बार बार जा रहे हैं। वैसे कोचिंग संस्थान जा रहे हैं या संचालक जा रहे हैं जिनके कोचिंग में बीपीएससी अभ्यर्थी सफल नहीं होते हैं, वो अन्य चीजों की पढ़ाई कराते हैं, लेकिन छात्रों के हुजूम के नाम पर, राजनीति करने के नाम पर, कोचिंग का नाम चमकाने के नाम पर अपनी राजनीति कर रहे हैं। और जैसा कि 2 दिन पहले वीडियो आया, वैसे कोचिंग संस्थान या कोचिंग चलाने वाले लोगों को छात्रों ने वहां से खदेड़ा, वहां से वायरंग लौटना पड़ा खान सर को और रहमान सर को। निषाद जी मैं एक सवाल का जवाब क्विक चाहूंगा। ये सारा आरोप सत्ता में रह करके आपको नहीं लगाना चाहिए। अगर कोई बरगला रहा है तो आपके पास सिस्टम है, आपके पास सरकार है, आपके पास सारी व्यवस्था है। आप छात्रों को कॉन्फिडेंस में लीजिए। हो क्या रहा है, तेजस्वी यादव कह रहे हैं, आप देख लीजिए, कल रात में वो लाइव करते हैं और वो कहते हैं मुख्यमंत्री अब बात नहीं करते, सदन में नहीं बोलते, यात्रा करते हैं उसमें नहीं बोलते हैं। अब मुख्यमंत्री ने चुप्पी साध लिया है और रिटायर्ड अधिकारी सरकार चला रहे हैं। रिटायर्ड अधिकारी की तो अकाउंटेबिलिटी होती नहीं है, इसलिए वो किसके लिए जिम्मेदार होंगे? वो तो अपनी रोटियां सेक रहे हैं। सवाल ये उठता है कि क्या आपकी सरकार जो जनता के प्रति जिम्मेदार है, उसका फर्ज नहीं बनता कि ये आंदोलन पे उतरे छात्रों को समझाए, उनसे बात करे? क्या आपके तरफ से कोई डेलीगेशन गया है जो छात्रों की समस्या को सुने, उनको समझाए और उनसे बात करे? देखिए, सबसे पहले तो बीपीएससी आ रहा हूं बैठा जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। जी हाँ, तुरंत आ रहा हूं। हाँ, बोलिए। बीपीएससी जिस जमाने में छात्रों को समय से परीक्षा नहीं लेने, समय से परीक्षा फल का प्रकाशन नहीं करने, और जिस जमाने बीपीएससी के 3-3 चेयरमैन को जेल जाना पड़ा हो, आज कम से कम वह स्थिति, वह तस्वीर बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की नहीं है। यह इस बात से तो हम इस पैनल में बैठे हुए सभी सदस्य सहमत हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक दूसरी बात, आज समय से परीक्षा हो रहा है और परीक्षा फल का प्रकाशन भी हो रहा है। एक जगह पर गड़बड़ी हुई, बापू परीक्षा केंद्र जो पटना में है, उसके अलावा राज्य के किसी परीक्षा केंद्र पर कहीं कोई गड़बड़ी होने की सबूत नहीं आया है। बीपीएससी के चेयरमैन ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि किन्हीं के पास अगर चलिए ठीक है, कोई आपने अपनी बात रख दी। अभी तक कोई बीपीएससी चेयरमैन गिरफ्तार नहीं हुआ है। दरअसल एक सलाह मैं आपको देना चाहूंगा, एक सलाह देना चाहूंगा। ये देखिए, क्या कारण थे कि लक्ष्मी नहीं ठीक है, वो सारी बातें वो नहीं ठीक है, लेकिन आप कब तक उस जमाने को, अरे आप कब तक पैनल में बैठे हुए अन्य सदस्य भी जान जाएंगे। नहीं ठीक है नहीं मैं इसका एक मैं जमाने को आपने देखा है? नहीं ठीक, मैंने देखा है मेरे अलावा आप और नहीं आप बिल्कुल ठीक। अब मैंने आपको बहुत टाइम दिया। अब मेरी बात सुन लीजिए, और सारे पैनलिस्ट हैं, उनका जवाब लेंगे। देखिए, मैं एक नेक सलाह देना चाहूंगा। कब तक उन दिनों को याद करते रहेंगे? अब जो 2000 में भी जन्म लिया है वो 24 साल का हो चुका है, उसके पास वोटिंग राइट है। उन जमानों की याद कब तक कराते रहिएगा? मुझे लगता है इससे आपका फायदा नहीं होगा। रोशन, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सर, हम ये कहना चाहते हैं कि बीपीएससी के चेयरमैन थे अतुल प्रसाद सर, तो उनका छात्रों ने जब रिटायरमेंट हुआ तो स्वागत किया,
लेकिन ये अध्यक्ष साहब जो है ना, ये तानाशाही है। हम लोग जब मिलने जाते हैं किसी समस्या को लेकर के, हमारे छात्र नेता दिलीप जी जाते हैं मिलने के लिए, तो मिलना भी नहीं चाहते हैं। इस चेयरमैन साहब को सबसे पहले बर्खास्त करना चाहिए। और अभी जो सत्ता पक्ष से जेडीयू से बैठे हुए हैं प्रवक्ता साहब, ये बोल रहे हैं कि खान सर जो है सो नहीं पढ़ाते हैं बीपीएससी के, चाहे बीपीएससी के शिक्षक नहीं है, उनको छात्र खदेड़ के भगाया गया है। लेकिन बीपीएससी के चेयरमैन उन्हीं शिक्षकों को बुला करके नॉर्मलाइजेशन पर डिबेट करते हैं। तो इनको समझना चाहिए कि कैसे शिक्षकों को बुलाया जाता है बीपीएससी के ऑफिस में। बीपीएससी के ऑफिस में प्राइवेट शिक्षकों से बात करने का क्या जरूरत है, मीटिंग करने का क्या जरूरत है नॉर्मलाइजेशन पे। आप खुद ये बता रहे हैं, आपके बातों से खुद स्पष्ट होता है कि बीपीएससी के चेयरमैन असंवेदनशील है और वो कभी भी चाहते हैं कि एग्जाम साफ सुथरा तरीका से नहीं हो। चलिए, आपने अपनी बात रख दी। आपने क्या बैठा साहब, आपको लगता है कि नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को लेकर के भी छात्रों में असंतोष है? उनको लग रहा है कि सरकार भले ही आश्वासन दे रही हो, लेकिन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के चलाने वालों से जिस तरीके से बात कर रही है, उसका मतलब है कि आज ना कल ये नॉर्मलाइजेशन लागू करेगी जो छात्रों के हितों में नहीं होगा। आपको लगता है कि ये भी वजह है जिसलिए छात्र उग्र हो रहे हैं, छात्र लगातार धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और पीछे हटने को तैयार नहीं? बिल्कुल सही बात है सर। अगर एक पोस्ट के लिए अगर एग्जामिनेशन हो रहा है, अलग अलग पेपर क्यों? आप कैसे डिसाइड करेंगे कि किसके लिए कौन सा पेपर आसान है और कौन सा पेपर कठिन है? हो सकता है कि कोई प्रश्न मेरे लिए कठिन हो और आपके लिए आसान हो, जो क्वेश्चन आपके लिए कठिन हो मेरे लिए आसान हो। तो नॉर्मलाइजेशन करके आप कैसे जस्टिफाई करते हैं कि हम क्वालिटी बंदे को हायर करके किसी पोस्ट पर रखेंगे? और जहां तक बीपीएससी का सवाल है, बीपीएससी कंफ्यूज हो चुका है। अरविंद जी बोल रहे थे कि हमने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है, तो बीपीएससी पे उंगली नहीं उठा रहे हैं। बीपीएससी एक संस्था है, संस्था अपने आप में कुछ नहीं होता है, उसको चलाने वाले लोग अच्छे या बुरे होते हैं। जैसे हमारे छात्र नेता कह रहे थे कि पुराने जो पिछले जो चेयरमैन थे उनको बहुत इज्जत से हमने पेश आया, काम किए, क्योंकि इज्जत वाला काम किए थे उसी संस्था में रहकर। लेकिन जो अभी के चेयरमैन हैं इतने एरोगेंट हो गए कि हमारे स्टूडेंट से बात करने के लिए भी उनके पास वक्त नहीं निकल रहा है। और सरकार के जितने भी प्रवक्ता आ रहे हैं या सरकार के लोग जो भी बात कर रहे हैं, सबको उंगली दिखा रहे हैं कि वो राजनीति कर रहा है, वो राजनीति। अरे भैया, आपने मौका ही क्यों दिया? 7-8 दिनों तक स्टूडेंट बैठे रहे, आंदोलन करते रहे, प्रश्न को रद्द करने की बात करते रहे, सेंटर नहीं, ठीक है, लेकिन बैठा साहब आप ये मांग तो कर रहे हैं, पर तमाम विपक्षी पार्टी आप पे ही आरोप लगा रही है कि आप बीजेपी की बी टीम है, स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट को, मूवमेंट को आप डाइवर्ट कर रहे हैं। आप गांधी मैदान क्यों ले आए? दरअसल आप बीजेपी की बी टीम है, ये तो जेडीयू से लेकर के आरजेडी, इवन स्टूडेंट लीडर बोल रहे हैं। आप पे आरोप है कि आप पिछले दरवाजे से छात्रों के आंदोलन को स्कटल करने में लगे हुए हैं, बरगलाने में लगे हुए हैं, खत्म करने में लगे हुए हैं। और तेजस्वी यादव ने तो खुल करके कहा। आप देख लीजिए, पप्पू यादव ने क्या कुछ नहीं कहा। सवाल ये उठता है कि आप पर छात्र भरोसा क्यों करें? पहली बात बता दूं कि जो लोग कहते हैं कि जन स्वराज बीजेपी का बी टीम है, इस देश में 2800 लगभग पॉलिटिकल पार्टीज है। जो पार्टी थोड़ा फेमस हो जाती है, पॉपुलर हो जाती है, उसके कुछ वोट बैंक बन जाते हैं। जो पार्टियां जीती रहती है, जो पार्टियां हारती रहती है, दूसरे को भी टीम कर देता है। तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये एलिगेशन नया नहीं है, इस पर लॉजिकली सोचने की बात है। आप अगर पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं तो आप अपनी रणनीति के अनुसार से, अपनी क्षमता और शक्ति के अनुसार से अपना विस्तार करेंगे, उसमें चुनाव में उतरेंगे, लड़ेंगे। इसमें कोई दूर है, जो उंगली उठा रहा है वो कह रहा है वो उसमें कोई हम लोग सोच भी नहीं रहे हैं। बी टीम या सी टीम कोई भी कह रहा है, हम अपना काम कर रहे हैं। हम शिक्षा पर काम करने आ रहे हैं, रोजगार पर काम करने। नहीं, पर छात्रों का भरोसा आपसे उठ रहा है, छात्रों का भरोसा आपसे उठ रहा है। सवाल उठता है, आप उनका भरोसा कैसे जीतिएगा? आपने उनको बीच मझधार में फंसा दिया, लाठी डंडे खाने को मजबूर कर दिया। अब आपके साथ छात्र क्यों जुड़ेंगे, जरा इसका भी जवाब दीजिए। सीधा सीधा सवाल प्रशांत किशोर पर है। मैं आ रहा हूं जैन जी, आपके पास आ रहा हूं। सर, लाठी डंडा हमारे जो स्टूडेंट है इस ठंडी में उस समय भी गए थे जब जन स्वराज वहां पहुंचा नहीं था। हम लोग ये चाह रहे थे कि कोई भी सरकार के आदमी आकर के हमारे स्टूडेंट से बात करेगा, उनकी जो भी डाउट्स है उनको सॉल्व करेगा। लेकिन जब हम लोगों ने देखा कि सरकार बस दूसरे पर आरोप कर रही है और अपनी गलती नहीं मान रही है कि हमसे गलती हो गई है, चलिए हम स्टूडेंट से बात करके इसका एक सोल्यूशन निकालें, दैट्स ऑल। ये तो हम चाह रहे हैं, ये तो विपक्ष के सारे लोग आप ये चाह रहे हैं। जैन जी, आपको नहीं लगता
जयंत जी, आपको नहीं लगता कि ये छात्र आंदोलन जो है अब पॉलिटिसाइज ज्यादा हो गया है? कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इनके सॉल्यूशन के बारे में उतनी गंभीरता से नहीं सोच रही जितना कि अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने को आगे बढ़ रही हैं। क्या कहेंगे आप? देख लीजिए, अरविंद निषाद जी तो साफ कह रहे हैं, पहले बीपीएससी चेयरमैन की गिरफ्तारी होती है, हमारे सरकार में तो कोई बीपीएससी मैंने कहा पहले। अब देखिए, ये उसी जमाने को याद करके अभी तक कह रहे हैं कि अब तो कोई बीपीएससी चेयरमैन की गिरफ्तारी नहीं होती है। मेरे पास इनके लिए सवाल है, मैं जानता हूं मैं करूंगा, पर मैं चाहूंगा आप जवाब दीजिए, क्योंकि आप भी जब नीतीश जी के साथ आ जाइएगा तो लीकर बैन भी अच्छा लगने लगेगा, बीपीएससी भी अच्छा लगने लगेगा, हर चीज अच्छा लगने लगेगा, तब आप कुछ नहीं बोलिएगा, तब कहिएगा सर नीतीश जी अनुभवी हैं, नीतीश जी बहुत अच्छे हैं। लेकिन अभी जब तक आप विरोध में हैं तो विरोध करने के लिए बस विरोध कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हम गाभिन बातों पर कुछ नहीं कहते, और दूसरा कि हमने कहा ना आपको कि हमारे यहाँ अधिकृत हैं अलायंस को लेकर, अपने जनता परिवार के विस्तार को लेकर कोई भी आधिकारिक बयान देने के लिए या तो राष्ट्रीय अध्यक्ष या फिर नेता प्रतिपक्ष, और अगर पार्टी की कोई राय बनती है तो हम प्रवक्ता जैसे लोग आपके सामने उन बातों को रख देंगे। बाकी कोई विधायक, कोई सांसद इस बात के लिए नहीं अधिकृत है। हाँ, अपनी लोकतंत्र में अपनी राय वो जरूर निकाल दीजिए, उनको कारण बताओ, नोटिस मेरा जारी सिर्फ कीजिए। इतना कहना है कि हमारे समय में, अरविंद जी बोल- सुन लिया बोल- जाए, बोल- हमारे अरविंद जी बोलने दीजिए, आ रहे हैं आपके पास, आपको बहुत समय दिया, आ रहे हैं आपके नीतीश जी को अपने साथ लाने का मतलब अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना, तो वो तो चैप्टर क्लोज हो चुका। हमारे समय में कोई अधिकारी किसी तरह की गड़बड़ी करता था तो उसका स्थान होता था जेल, लेकिन नीतीश कुमार जी ने कुछ दुलरवा अधिकारियों को पाला पोसा है। सेवानिवृत्ति के बाद भी एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन, पता नहीं प्रति अमृत में कौन सा गुण का दर्शन नीतीश जी करते हैं कि एक एक अधिकारी के पास 3-3, 4-4 विभाग, पीडब्ल्यूडी भी वही देखेंगे, स्वास्थ्य विभाग भी वही देखेंगे, पता नहीं। बाकी इसका मतलब अधिकारी अक्षम है इनकी नजर में। खैर, मैं उस पर भी नहीं जाता। नेता प्रतिपक्ष ने 2-2 बार माननीय मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी, जवाब देना उचित नहीं समझा, और चिट्ठी का मजमून क्या है कि इस परीक्षा को रद्द किया जाए और एक साफ सुथरे तरीके से पारदर्शिता के साथ पुनः परीक्षा को आयोजित किया जाए। उस पर कोई कान पर जू नहीं रेंगता इनके। कोई मांग आप कह रहे हैं कि राजनीतिकरण हो रहा है, नहीं, राजनीति से हर चीज तय होती है, मैं उसको बुरा नहीं मानता। सारे छात्र राजनीतिक चेतना से लैस हैं, लेकिन एक ही तो उसका समाधान है, बड़ा सीधा है कि इस परीक्षा को रद्द कीजिए, फ्रेश एग्जाम कंडक्ट कराइए। नॉर्मलाइजेशन के नाम पर नया प्रश्न पत्र आप बनाएंगे, उसको हम जायज नहीं मानते। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि हेलमेट लेके तेजस्वी जी, तेज प्रताप जी आते हैं। हमको याद है 2021 में मैं पटना में था, उस प्रदर्शन में था, लोहिया की जयंती थी, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु का शहादत दिवस था, लेकिन सिविलियन के ड्रेस में नीतीश जी की पुलिस छत पर चढ़ चढ़ के रोड़े बरसाते थे, और वो एक पत्थर सीधे तेजस्वी जी अगर ऐसे नहीं करते तो उनके सर पर लगता। तो हम जानते हैं कि ये कमजोर सरकार का लक्षण है पुलिस को आगे करना। और उसी दिन विधानसभा में जिस तरह से अति पिछड़े समाज के अनीता चौधरी जी थी और बाकी महिला विधायक और बाकी पुरुष विधायक, सबको जिस तरह से गाय माल भेड़ बकरी की तरफ पिटवाया पुलिस को बुला के सदन के अंदर नीतीश जी। अब बताइए, कोई बात जमहूरियत की रह गई है क्या इनके समय में? तो हम मानते हैं कि हमारी पार्टी, हमारे नेता सीधे सीधे चाहते हैं कि अभ्यर्थियों के साथ इंसाफ है, और हम कोई अतीत के पन्ने जब ये गिनाते हैं तो हमको हंसी आती है। देखिए ना भाई, निकाल के जो रिजल्ट तैयार होते हैं, और इनके आरसीपी सिंह के समय से लेकर उठा के देख लीजिए, पूरी दास्तां बयां हो जाएगी। ये क्यों ब्यूरोक्रेसी को कपार पर चढ़ाया नीतीश जी ने? छात्र आंदोलन से निकले हुए हैं। जयप्रकाश जी, डॉक्टर लोहिया और किशन पटनायक ने ये प्रेरणा तो उनको नहीं दी होगी कि भाई प्रदर्शनकारियों पर गंदले पानी की बौछार करवाओ, तो और कह रहे हैं कि नीतीश जी टीवी नहीं देखते हैं। अरे कभी कभार देख लेना चाहिए उनके राजपाट में उनके पाले पोसे ब्यूरोक्रेट्स किस तरह की नंगई पर उतारू है। हम समझते हैं कि नीतीश कुमार जी इसकी इजाजत नहीं दिए होंगे। इसका मतलब है नीतीश जी के नियंत्रण में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, और ये बिहार के लिए आदर्श स्थिति नहीं है, बहुत चिंताजनक स्थिति है, सिर्फ अभ्यर्थियों के लिहाज से नहीं,
जयंत जी 21 में लाठियां बरसाई गई, 22 में आपने गले लगा लिया, फिर तो नीतीश जी अच्छे हो गए ना। एक सवाल जो मैं 22 में आपने गले लगाया, इतनी लाठी पड़ी, इतने डंडे पड़े, इतने पत्थर फेंके गए, हेलमेट पहन के उतरना पड़ा, लेकिन 22 में फिर कहने लगे नीतीश जी आपके इतना महान कौन है। सवाल ये उठता है कि अब फिर कौन से महीने में आप ये कहेंगे कि नीतीश जी आप ही महान हैं? तो आखिरकार ये छात्र आप पे भरोसा क्यों करें? और नीतीश जी किसी के भी साथ जाएं, नीतीश जी वही करते हैं जो उनको करना होता है। नीतीश जी पे ना बीजेपी ना आरजेडी कोई डिक्टेट कर नहीं पाता, और जब करना चाहता है नीतीश जी उसको अपने खेमे से बाहर कर देते हैं। तो बताइए, ये आप एश्योर करिए, मुझे लगता है छात्र नेता को, जो अभी आप जो राग अलाप रहे हैं, उनके लिए आंसू बहा रहे हैं, क्या ये आंसू तब भी बहता रहेगा जब आप नीतीश जी के साथ चले जाइएगा? क्योंकि जा तो कभी भी सकते हैं। नहीं, मैं कह रहा हूं कि एक मुख्यमंत्री को किसी से डिक्टेशन लेना भी नहीं चाहिए, ना किसी को यह हक है कि मुख्यमंत्री को डिक्टेट करे। लेकिन आज की तारीख में जो दुर्भाग्यजनक स्थिति है, वह चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस में चीफ मिनिस्टर तक बहुत सारी बातें नहीं पहुंच रही है। मैं इसको कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं बहुत दुखी हूं इस बात से, और हमारे नेता दुखी हैं इस बात से कि एक मुख्यमंत्री जो बिहार को सबसे लंबे समय तक चलाया हो, जिनके पास अनुभव हो, उनको कोई मैनिपुलेट करे, ये कोई ठीक बात नहीं है। दूसरा, हम लोगों के समय में कभी इस तरह से लाठीचार्ज नहीं हुआ जब भी हम तो सरकार में शामिल रहे। आपके नेता तो रिटायर्ड अधिकारी की बात करते हैं, आप जो है सो प्रेजेंटली सर्विंग ऑफिसर के खिलाफ आपने प्रत्यय अमृत की बात की, आपके नेता रिटायर्ड अधिकारी की बात करते हैं। आप मैं वही सुनना चाहता हूं कि आखिरकार क्या ये अधिकारी या रिटायर्ड अधिकारी जब आप सरकार में थे तो इतने ताकतवर थे कि नहीं थे? मैं ये सुनना चाहूंगा। नहीं, उस समय भी मैं यही तो कह रहा हूं कि नीतीश जी जब आते हैं तो कहते हैं अरे सब तो तुम ही को चलाना है, तुम ही को देखना, अरे हमारी तो अब जाने की बारी आई है, हम कितने दिन हैं और तुमको आशीर्वाद है। लेकिन जैसे ही हम लोग शामिल होते हैं तो भाई उस समय भी तेजस्वी जी की पसंद प्रत्यय अमृत नहीं थे, ना हेल्थ डिपार्टमेंट में ना पीडब्ल्यूडी में। अब नीतीश जी अब मोदी जी के स्टाइल में ही काम करते हैं कि किसी भी विभाग में मंत्रालय किसी मंत्री के पास हो, लेकिन सेक्रेटरी हम अपने चॉइस का देंगे। अब कौन उनको इस बात को लेकर ये कहे? लेकिन एक बात को लेकर हम आज भी आश्वस्त कर सकते हैं कि हम लोगों के नेता जब भी सरकार में होते हैं, हमारी यही कोशिश होती है कि लोकशाही की चले, ब्यूरोक्रेसी की नहीं चले, ब्यूरोक्रेसी हावी नहीं हो, जनता का काम हो। और शुरू में नीतीश जी का भी इस तरह का मिजाज था, जैसे जैसे दिन ब दिन बीतते गए पॉलिटिकल सिस्टम को वो कमजोर करते चले गए, उनके समय में लेजिस्लेचर कमजोर हुआ है, एग्जीक्यूटिव हावी हुआ है। चलिए जवाब देंगे अरविंद निषाद जी, जवाब देंगे। बहुत देर से आपका इंतजार कर रहे हैं, फिर मैं आ रहा हूं, बैठा साहब आ रहा हूं आपके पास आ रहा हूं। दाग मुक्त हो सके और समय पर नतीजा सके। सरकार में बैठे लोग पेपर लीक करवाते हैं, यही तो दुश्वारी का सबब है। बड़ा आरोप है, बड़ा आरोप है अरविंद निषाद जी, आप बताइए। मैं हंस रहा हूँ, आप देख रहे हैं कि मैं हंस रहा हूँ। हम चाहते हैं हंसते रहें। भाजपा वाले बहुत तनाव देते हैं आपको अरविंद जी। हम चाहते हैं नए साल मुस्कुराते रहें, कहे लगाते रहें, ठहाके लगाते रहें। लेकिन विद्यार्थियों की भी सुने, अभ्यर्थियों की भी सुने, उनके चेहरे पर भी थोड़ी मुस्कान बिखेरे। हो गया ठीक। पंकज जी, बिहार कैडर की वरिष्ठ IAS अधिकारी राजबाला वर्मा थी और पटना के DM भी थी। बाद में बिहार झारखंड के बंटवारा के बाद अभी वो झारखंड के चीफ सेक्रेटरी होकर के रिटायर्ड की हैं। अभी मेरे मोबाइल में वो है तस्वीर, चीफ मिनिस्टर के रूप में लालू प्रसाद जी चेयर पर बैठे हैं और राजबाला वर्मा जी चेयर पे बैठी हैं। 2 चेयर लगा है और नीचे राज्य सरकार के तमाम मंत्री, तमाम और अन्य पदाधिकारी नीचे दरी पे बैठे हैं। तो इस प्रकार से इनका शासन लालू जी और राबड़ी जी का चलता था, होता था। ये कोई बताने की चीज नहीं है, क्योंकि हमारे भाई जयंत जिज्ञासु जी सुनी सुनाई हुई कहानी बताते हैं। हम लोगों को जेहन में पिछले 30 वर्षों की कहानी याद है।
20 वर्ष से तो अपनी 95 पार्टी से का मुझे शासन भी देख ध्यान रहा है। हूँ और 15 वर्ष शासन का देख रहा हूँ। अब भले चुप मैं रहिए, उम्र में छोटा रहा चुप हूँ, रहिए, 95 से चुप अधिकांश रहिए। बातें अच्छा ध्यान सर, में। ठीक है, बोलिए 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 जी। और सुनाई 99 कहानी से मैं बताते हैं। प्रचार प्रसार करता रहा हूँ अपने दल अब का। विभागों के संचालन की प्रक्रिया की मैं बात बता रहा हूँ। लालू जी कई ऐसे मंत्रियों को विभाग में जो फाइल लेकर के जाते थे, माननीय मंत्री तत्कालीन को फाइल भी नहीं देखने दी जाती थी, उनसे जबरिया दस्तखत करा लिया जाता था ऊपर हेलीकॉप्टर में। एक तूफानी राम मिनिस्टर थे, पशुपालन मंत्री थे, उनको नहीं, लालू ठीक है, जी ने वो CM हाउस अरे में बुलाया। वो सारी बातें सही है। देखिए, हमारे समय में एक बात मैं कह देना चाहता हूँ, हमारे समय में और दीजिए ना 5 सेकेंड, हमारे समय में रामजीवन बाबू पशुपालन मंत्री थे। किसी मंत्री की ये हैसियत थी कि मुख्यमंत्री से बिना मशवरा किए हुए भी नोट लिख सकता था कि जांच कराई जाए, और उन्होंने किया ऐसा। हमारे समय में मंत्री बहुत ताकतवर होते थे और उनको कहा कि ब्यूरोक्रेट कभी ताकतवर नहीं होते थे हमारे समय में। सवारी आप नहीं किया है, आज चलिए मेरे साथ हेलीकॉप्टर की सवारी कीजिए और उसी ठीक बात है, बोलाराम तूफानी जी को ये चारा घोटाला और जो हमारे अगले भाई थे वो कहते थे कि लालू जी एक डोम को हेलीकॉप्टर पर चढ़ा के हमारे माथा पर पेशाब करवा रहा है। सच बात है, हम उसको कबूल करते हैं कि हमारे नेता के कार्यकाल में एक डोम मेहतर समाज का व्यक्ति भी ताकतवर मंत्री हुआ करता था। मंत्री तत्कालीन आपके समय में मंत्री की कोई हैसियत है? कर लिया, देश और दुनिया जानती है। मदन सहनी, अरे मदन सहनी जी कहते हैं कि ऐसा मंत्री हम रह के क्या करें कि ऑफिसर फाइल में ना दिखाता है। मदन सहनी जी कब समझिएगा? मदन सहनी जी की पीड़ा कौन समझेगा अरविंद भाई? परीक्षा कंडक्ट करती है, मदन सहनी जी का ऑन रिकॉर्ड बयान है ना की प्रक्रिया जो अपनाया है आज मॉडल के अधिकारी हमारी कोई सुनता नहीं, ना फाइल कभी दिखाता है। प्रक्रिया को अपनाया है, चाहे वो सिपाही भर्ती की प्रक्रिया हो, कर्मचारी चयन आयोग बेहतरीन तरीके से यहाँ परीक्षा लेती है, सब में पेपर लीक हो रहा है, बहुत गलत बात है। आयोग यहाँ परीक्षा लेती है, उसका भी बेहतरीन तरीके से परीक्षा संचालन का अपना एक रिकॉर्ड है, बीपीएससी का अपना एक रिकॉर्ड है। हम लोग सरकार में आए तो 30 साल के बाद, लक्ष्मी 23 साल के बाद अन्य सदस्य सारे शिक्षकों की परीक्षा बीपीएससी के जरिए हुई। नेता और प्रतिनिधि इस टीवी डिबेट में डिग्री लाओ नौकरी पाओ को हमने नहीं होने दिया। हम सरकार में 17 महीने रहे तो परीक्षा लेकर शिक्षकों की बहाली की, शिक्षक विभाग हमारे पास। हम लोगों ने मजबूर किया मुख्यमंत्री जी को कि एक संतुलित नियमावली बनाई जाए और हम सरकार से हटे। शिक्षक बहाली में भी पेपर लीक हो गया। अधिकार दे दिया है, सभी व्यक्तियों को सार्वजनिक जीवन में जीने का अधिकार दिया है। इसका मतलब यह नहीं कि जो बीपीएससी का अभ्यर्थी है उनसे बात करने लायक उनकी डिग्रियां नहीं है, वैसे लोग बीपीएससी के अभ्यर्थियों के बारे में वार्तालाप करता हो, यह बिहार के लिए दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। ये घनघोर आपत्तिजनक बात कह रहे हैं अरविंद भाई। भारत के संविधान में कहाँ लिखा हुआ है कि कोई डिग्रीधारी राजनीति करेगा? आप क्या बाबा साहब की बात करते हैं? अब आपसे मैं क्या बोलूं? अब आप तो संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ बात कर रहे हैं और आपकी पार्टी में बैठे हुए पीएचडी पोस्ट किए हुए लोगों से ज्यादा काबिल है हमारे नेता। एक सवाल मैं बस एक सवाल डिग्री से नहीं चलता। ठीक है लोकतंत्र बुद्धि विवेक से चलता है। बिल्कुल। और ये बाबा साहब अंबेडकर ने बहुत सोच समझ कर इसका कुछ बोलना चाह रहे हैं। बैठा जी आप जवाब देना चाह रहे हैं। आदिवासी हाँ बोलिए। लोग भी पॉलिटिकल प्रोसेस जन सुराज को सुन लीजिए, जन सुराज को सुन लीजिए। इंजीनियर डिग्री एक बात करना चाहते हैं, दोनों लोग सर जयंत भाई रुक जाइए। अरे जयंत भाई रुक जाइए। हाँ ठीक है, जयंत भाई रुक जाइए। एक सरकार में है, एक विपक्ष में है, दोनों को मौका मिला है इस बिहार राज्य को चलाने के लिए। इसमें दो राय नहीं है। जब एग्जाम होता है उसमें बहुत सी धांधली होती है, शिक्षक भी बहुत से बिना डिग्री के गए, और यहाँ पे अगर स्टूडेंट अपनी नौकरी मांग रहे हैं उस पर लाठियां बरसा रहे हैं, और यहाँ के लोग जब बाहर काम करने जा रहे हैं दिल्ली गुजरात वगैरह, वहां पे अपमानित होते हैं बिहार के नाम से। तो आप किस विकास की बखान कर रहे हैं? आप दोनों, मुझको समझ में नहीं आ रहा है। बेटा जी, प्लान तो रुका नहीं, शिक्षा बेहतर हुई नहीं, थोड़ा सा और नहीं
जानने की सर, क्या आप तो कर रहे हैं? चलिए, क्या करें सर, आप बिहार में रह के बिहार की स्थिति को नहीं समझ पा रहे हैं। अगर बिहार में इतनी नौकरियां हैं तो फैक्ट्रियां क्यों नहीं लग रही हैं? पर पूरे राज्य में फैक्ट्रियां लग रही हैं, उसका मैं अब जरा आप लोग चुप रहिए, एक बात समअप कर दूं। निषाद जी, अभी कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें डीजीपी भी बैठे थे, एडीजी हेडक्वार्टर भी बैठे थे, गृह सचिव भी बैठे थे, और उसमें एक पत्रकार ने सवाल पूछा था कि सिपाही चयनित में जो धांधली हुई थी उसमें आरोपी कोई और नहीं बल्कि पूर्व डीजीपी भी थे, उस मसले पर क्या हुआ था, और उसको लेकर के तमाम लोग बंगले झांकने लगे थे। सवाल यह है, पेपर लीक होता है कि नहीं, ये तो इन्वेस्टिगेशन का विषय है, लेकिन अगर इस तरह का अविश्वास जनता में है, विद्यार्थियों में है, अभ्यर्थियों में है, तो निश्चित तौर पर यह चिंताजनक है। अरविंद निषाद जी, मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, जहां तक आरजेडी का सवाल है, इनके शिक्षा मंत्री थे, लेकिन शिक्षा मंत्री, शिक्षा विभाग के एसीएस के समय में इनके शिक्षा मंत्री ऑफिस ही नहीं जाया करते थे, और तब भी नीतीश कुमार इनको अच्छे लगते थे। तो सवाल यह है कि जब सरकार में होते हैं तो सब लोग वही करते हैं जो नीतीश चाहते हैं, यह जग जाहिर है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे आरजेडी हो। बहरहाल मुझे लगता है कि इस स्टूडेंट से जुड़ा जो मसला है उस पर संजीदा होने की जरूरत है। क्या पक्ष क्या विपक्ष, सबको इस पर संजीदा होने की जरूरत है, क्योंकि ये राज्य के भविष्य का सवाल है, ये विद्यार्थियों के भविष्य का सवाल है। जयंत जिज्ञासु जी आपका, अरविंद निषाद जी आपका, बैठा जी आपका, और रोशन आपका इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो बिहार की बात में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।